अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, जॉर्ज ऑरवेल जो एक मशहूर सहाफ़ी और राइटर थे, जिनकी किताबें 1984 और एनिमल फार्म हमारे मुल्क में भी काफ़ी पढ़ी जाती हैं, उन्होंने 1945 में अपने एक मज़मून द स्पोर्टिंग स्पिरिट में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से कि ये मैचेस नफ़रत, हसद और गुरूर के एलिमेंट से गालिब होते हैं और ये एक ऐसी जंग होती है जिसमें बस गोलियाँ नहीं चलती। जॉर्ज ऑरवेल ने ये तमाम बातें 1945 में ब्रिटिश रशियन फ़ुटबॉल टीम के मैचेस के हवाले से की, जब मुख्तलिफ ममालिक पोस्ट वॉर अलाइंसेस की तरफ जा रहे थे। लेकिन इस वक्त में और आज में बड़ा फ़र्क ये है कि जॉर्ज ऑरवेल वो बात खिलाड़ियों के अंदाज पर नहीं बल्कि तमाशाइयों के रवैयों पर कर रहे थे कि किस तरह तमाशाई दौड़ने, उछलने या एक बॉल को किक करने को अपनी कौमी आबरू से जोड़ देते हैं। लेकिन कल हमने जो मनाजिर देखे वो इंतहाई अफसोसनाक थे और एक ऐसे गेम में देखे जिसे गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है। हमने देखा कि टॉस के बाद इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया और जब मैच ख़त्म हो गया तो सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ही मैदान से बाहर चले गए। और इसके बाद इंडियन कैप्टन की तरफ से जो बयान दिया गया, इसमें भी उन्होंने आईसीसी के कई रूल्स की खिलाफ वर्जी की, जिनमें खिलाड़ियों को बाउंड किया जाता है कि वो सियासत, मज़हब और रंगो नस्ल पर बात नहीं कर सकते। अगर इंडियन टीम का ये रवैया ना होता तो शायद आज प्रोग्राम अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बात शुरू करते, जो तीनों जगहों पर बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में बुरी तरह नाकाम रही। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से शुरू करेंगे और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम मैच तो जीत गई लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हार गई। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों सीनियर स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नुमान साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। इससे पहले कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर हमेशा की तरह हम उसकी डायसेक्शन करें कि बैटिंग लाइनअप को क्या हो गया, बॉलिंग क्यों क्लिक नहीं कर रही, और तकरीबन 13 मैचेस अगर मैं गलत नहीं हूँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 में हुए, 9 हिंदुस्तान ने जीते, 3 पाकिस्तान ने जीते। ये जो कल हमने सियासत होती हुई देखी है फील्ड के ऊपर कि ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लेना, हाथ मिलाने से इनकार कर देना, और अब ये भी ये बात सामने आ चुकी है कि टॉस से पहले ही ये कन्वे कर दिया गया था सलमान आगा को कि हैंडशेक नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने भी अवॉइड किया। फिर बाद में क्लोजिंग सेरेमनी में भी हमने यही मनाजिर देखे। ये मुनासिब रवैया है और इस पे आईसीसी कुछ नहीं करेगा। उनके जो लॉज हैं वो कहते हैं कि आप सियासत पर बात नहीं कर सकते, आप पोलराइजिंग चीज़ें नहीं बोल सकते, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। एहतजाज तो पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, आपने मुजम्मिल बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। एक तो अगर आप इंडिया को देखो ना, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी बैड लूजर्स। और ये पोस्ट जो आपकी मिलिटरली उनकी डिफीट हुई थी उसके बाद से, और जो उनका नैरेटिव खेल हुआ नरेंद्र मोदी का, बायलैटरल सीरीज ना खेलना इटसेल्फ, उन्होंने पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट किया हुआ था पाकिस्तान के साथ। अब ये जो कल हरकत हुई है उसमें हाथ मिलाना या ना मिलाना तो चले आईसीसी के किसी रूल में है नहीं, लेकिन एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी थे, उनका ये कन्वे करना सलमान अली आगा को मींस कि वो अकम्प्लिस हो गया आईसीसी इटसेल्फ, यानी कि वो अपने ही रूल्स को कैनाबलाइज कर रहा है और वायलेट कर रहा है। आईसीसी का एक रूल है 2.1.1 जो कि बड़ा क्लियरली कहता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ अपोनेंट्स और फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ये पेनल्टी होनी चाहिए और पिनलाइज होना चाहिए अगर आप ऐसा करें तो। अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गई, चले मैंने ये भी मान लिया, फिर लेट अस नॉट कंफ्यूज इट विद द आईसीसी रूल 2.4 जो कि क्लोथिंग के बारे में, जैसे अगर आपको याद हो मोइन अली इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसने रिस्टबैंड पहना था, फ्री पैलेस्टाइन एंड सेव गाजा, और वो फिर आप उनको पिनलाइज किया गया था। इसी तरह ख्वाजा के साथ ये हुआ तो, लेकिन उन्होंने ब्लैक आर्म बैंड पहना था कि ऑल लाइव्स आर इक्वल। अच्छा, उसमें अगर आपने पहले परमिशन ना ली हो आईसीसी की और आप यूज करें क्लोथिंग में तो वो तो पेनल्टी हो गई, लेकिन उसको हमें इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट वरीड अबाउट नॉट शेकिंग द हैंड क्योंकि वो किसी लॉ में आता नहीं, लेकिन मैं मोर वरीड अबाउट जो कि पोस्ट उन्होंने मैच इंटरव्यू दिया पहले सूर्य कुमार ने, और जिस तरह उन्होंने पालगाम का जिक्र और फिर अपनी आर्मी को, और वो कंप्लीट ऐसे लग रहा था कि पॉलिटिकल जलसा है और वो अपना एक नैरेटिव वहाँ पे, जो कि है भी फॉल्स नैरेटिव, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली डिसरिस्पेक्ट किया अपनी ऑपोजिशन को। उसके बाद जिस वक्त वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के लिए गए और बड़े बावकार तरीके में बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी बीसीसीआई को पता था और हमने डिसाइड किया हुआ था और हमने
हमने जो उनको करके दिखा दिया। सो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अभी मैदान में आया, लेकिन कल आपके साथ जो मैनेजर थे वो बड़े सीजन ब्यूरोक्रेट हैं, नवीद अकरम चीमा साहब जो कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हुए हैं, ग्रेड 22 के ऑफिसर, और सलमान अली आगा नॉट हैव अवॉइडेड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। दे शुड हैव गॉन देयर, दे शुड हैव नोन दिस 2.1.1 एंड 2.4 आईसीसी के रूल्स, और दे शुड हैव टेकन द इंडियन टीम टू द क्लीनर्स बिकॉज यस polluted the atmosphere and they have damaged it. अब मुझे सिर्फ एक इमाम है, बीसीबी बिल्कुल ठीक कर रहा है, we stand with Pakistan Cricket Board in solidarity. एंडी पाइक्रॉफ्ट हटता है नहीं हटता वो जो भी consequences होते हैं, लेकिन आई होप कि कहीं ये हैंडशेक वाली चीज को इशू ना बना लें, वो किसी भी लॉ में फाइन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब। ये नुमान न्याज साहब भी जो बात कर रहे हैं कि चलें हाथ ना मिलाना तो स्पिरिट की उसमें आता है और वो एक एथिकल एक अखलाकियात का आर्गूमेंट हो जाता है, लेकिन अगर कानून बात की जाए, पर्सनल स्टेटमेंट का जो आईसीसी चार्टर का मैं पढ़ रहा था कानून है, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी पर्सनल स्टेटमेंट देनी है पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आईसीसी से, और सियासी नौयत की तो परमिशन मिल ही नहीं सकती। तो जिस तरह से हमने एक क्लोजिंग सेरेमनी में रिमार्क्स देखे हैं इंडियन कैप्टन के, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रहे हैं कि मैच से पहले मैं हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते में था, तो लग तो वाकई ये रहा था कि ये सियासी जलसा हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। देखें, आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है, और मैच रेफरी का जो अपॉइंटमेंट है वो आईसीसी करती है। एंडी पाइक्राफ्ट 69 बरस के हो चुके हैं, वो मेरे ख्याल में अगले बरस मैच रेफरी से रिटायर हो जाएंगे। वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, वो कहते हैं कि उन्हें भारतीय हुकूमत ने कहा, आज उनका स्टेटमेंट आया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा। आप देखें ये सारा प्री प्लान था मुजम्मिल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल वहां मौजूद नहीं था। जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह वो अमेरिका में थे, और ये सब प्लानिंग करके आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत क्रिकेट में सियासत को मुलविस कर रहा है, और इस तरह का इंसिडेंट मैंने कभी नहीं देखा कि कोई कैप्टन जाकर पोस्ट मैच इस तरह के कमेंट्स दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जो वहां पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि भारत डोमिनेट कर रहा है, उसको बड़ा जोम है अपने पैसे पर, क्योंकि मेजर स्पॉन्सर सारे के सारे भारत के। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, देर आयत दुरुस्त आयत, कल इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, कल नहीं किया। आज इन्होंने जो है वो ये कहा है कि आईसीसी को एक खत लिखा है कि मैच रेफरी को हटाया जाए, और मेरे जराये ये बताते हैं कि धमकी भी दी है कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगा। क्यों हिस्सा नहीं लेगा? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर है। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में पाकिस्तान आ गया है। अगर आईसीसी नहीं हटाती है एंडी पाइक्राफ्ट को, उस सूरत में क्या होगा? पाकिस्तान क्या परसों जो मैच हो रहा है पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ, वो खेलेगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सुपर 4 के लिए, तो क्या 21 सितंबर को दोबारा भारत से दुबई में मैच है? इन कंडीशंस में, इन हालात में, इस तनाव में क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा? मैं समझता हूं भारत ने क्रिकेट की स्पिरिट को जो है बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। और आप देखें 1877 से क्रिकेट हो रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से कोई कप्तान आकर ऐसी बयान दे। आईसीसी को तो खुद नोटिस लेना चाहिए था, एशियन क्रिकेट काउंसिल को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपको पता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुमालिक जो है वो भारत के इन्फ्लुएंस में है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो और बेशतर मुमालिक, तो उससे पाकिस्तान के लिए अब बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी। अब पाकिस्तान को टिट फॉर टैट करना पड़ेगा, वरना फिर हमें हमेशा इसी तरीके से लोग जो है वो मलाइन करते रहेंगे। बिल्कुल, ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं क्रिकेट की जो स्पिरिट है, वैल्यूज़ है। नुमान साहब, ये एक तरफ ये स्टांस ले लेना कि चलें दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है और उस वजह से हमारा ये रिस्पॉन्स है। डेथ टॉल की बात की जाए, पाकिस्तान में भी 40 कैजुअल्टीज़ हुई थी हिंदुस्तान की तरफ से स्कर्मिशेस जो हुए, और उसके जवाब में अगर आपने वाकई ही ये सारा कुछ अपहोल्ड, ये प्रोटेस्ट करना था आपने, तो फिर आपने मैच खेला ही क्यों? बॉयकॉट की जो बात होती है तो बॉयकॉट क्यों नहीं कर दिया? जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, तो उनसे बॉयकॉट नहीं हो सका पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन वो ग्राउंड में उतर गए और हाथ मिलाने से इनकार कर दिया ताकि मीडिया के ज़रिए आवाम को मैनिपुलेट कर लें, बेवकूफ़ बना लें। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये टैक्टिक थी, ऑप्टिक्स थी और कुछ नहीं था? देखिए, बात सुने, एक तो मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ कि बीसीसीआई, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे डिड नॉट वांट कि ये एशिया कप हो, और वो चाहते ही नहीं थे।
और उन्होंने बल्कि मिर्जा भाई बैठे हुए, इनको भी इंफॉर्मेशन होगी, अभी उन्होंने कहा श्रीलंका का, अफगानिस्तान का, तो अगर 3 फुल मेंबर जो है वहां पर वीटो कर देते एजीएम जो हुई थी ढाका में, तो ये टूर्नामेंट या पोस्टपोन होता या सस्पेंड होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एशिया कप में अगर आप एक चीज, मैं आपको छोटी सी जल्दी से चीज बताऊंगा कि एक मुकेश अंबानी साहब हैं जो कि बीजेपी के बहुत मेजर डोनर हैं, रादर लार्जेस्ट डोनर हैं, और उन्होंने एक जियो स्टार बनाया है कंसोर्शियम, जिसमें उन्होंने वाईकॉम 18 जो है $576 मिलियन का खरीदा, और जिसमें उन्होंने जो $8.7 बिलियन का खरीदा। उसके बाद उन्होंने आईसीसी के ग्लोबल राइट्स खरीदे जो कि $3.01 बिलियन के, और जो उन्होंने आईपीएल के राइट्स खरीदे $3.05 बिलियन के। तो ये वाइड इकोनॉमी थी, और प्रोडक्शन से आपने ये पैसे कमाने हैं। इंडिया पाकिस्तान चाहे आपके मैच हो ना, ये जो है उनके कोई कंपटीशन नहीं रह गया हुआ, इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम। लेकिन आप हैरान होंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो दुबई में मैच हुआ था, 279 मिलियन पीपल वॉच्ड on broadcast and 269 million on digital. So eyeballs और sponsors का मसला था, economics का मसला था, litigations का मसला था। फिर ये जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, इन्होंने ये राइट्स एशिया कप के $170 मिलियन के खरीदे, 10 टाइम्स मोर देन द प्राइस जो पहले थी। तो ये सारी आपकी वाइट इकोनॉमी। फिर आप आए, एक आपकी ग्रे इकोनॉमी है जो सरोगेट एडवर्टाइजर्स हैं। जिम्बाब्वे में क्या सुखाब के पर लग गए कि वहां पे साउथ अफ्रीका भी जाता है, न्यूजीलैंड भी जाता है, वो 12 टेस्ट खेलेंगे बिकॉज इट्स हब ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजिंग। श्रीलंका का भी यही हाल है। श्रीलंका तो इंडिया की बीसीसीआई की गोद में बैठता है जब क्रिकेट की बात आती है। सो ये इकोनॉमिक मैटर्स है। फिर एक ब्लैक इकोनॉमी है जो कि टॉस से लेके और मोबिलाइजेशन होती है हजारों करोड़ों इंडियन रुपीज की द डे इंडिया पाकिस्तान प्ले। तो ये तो इन पे थोपा गया। लेकिन ये एक्ट जो है, मैं आपको इतना बता दूं, हिस्टोरिकली दे आर बैड लूजर्स। यू बी शॉक टू नो कि इनका प्री पार्टीशन पलवंकर बालू इनके एक स्पिनर थे जो कि डैलेट थे, और वो इनके मेजर स्ट्रीमलाइन स्पिनर थे, 8-8 आउट करते थे। वो जब आउट करके आते थे, उनको अंदर चाय पीने की इजाजत नहीं थी, उनकी क्रॉकरी फर्क थी, वो ग्राउंड में बाहर बैठ के चाय पीते थे। तो ये तो इनकी गुत्ती में है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो ये कास्ट सिस्टम है। तो ये अनफॉर्चुनेट रेटेबल, और ये क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड इंडिया शुड नॉट फॉरगेट, जितनी मर्जी इनकी इकोनॉमिक प्रेजेंस है, जयशाह जितना मर्जी आईसीसी से वो जो ऑस्ट्रेलिया और ये जो अदर बोर्ड है इंग्लैंड, इनको जितना मर्जी काबू कर लें, एट द एंड ऑफ द डे पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आयरॉनिक बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब से सूर्या कुमार यादव ने हाथ मिला लिया, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सलमान आगा से नहीं मिलाया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एशिया कप से मुतल्लिक हमारी डिस्कशन जारी है। मिर्ज़ा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये परफॉर्मेंस की ज़रा अगर बात कर लें, डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान के बिहाफ पर के रिपीटेड लॉसेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लें तो इसमें अब शाहीन शाह अफरीदी, जिनको बॉलिंग साइड मतलब बॉलिंग के एस्पेक्ट में सबसे टॉप पे फिनिश करना चाहिए था, वो बैटिंग कर रहे हैं। साइम अयूब, जिनको बैटिंग से सरप्राइज़ करना चाहिए था, वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है फिर? किस पे रिलाई करें? मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस नहीं है, साइम अयूब की 3 गोल्डन डक्स हैं पिछली 5 इनिंग्स में। तो जिस प्रिटेक्स्ट पे, जिस जवाज़ पे आपने बाबर और रिजवान को साइडलाइन किया, वो क्या था कि इनकी बैटिंग इकॉनमी ठीक नहीं है, जबकि हमने 63 डॉट बॉल खेल दी है, यानी कि आधे से ज़्यादा मैच में सिंगल भी नहीं ले सके, स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर सके। ये अप्रोच का इशू है या साइकोलॉजिकल इशू है? देखिए मुजम्मिल, जब से 6 फरवरी 2024 के बाद, जब से मोहसिन नकवी साहब बाकायदा तौर पर, हालांकि उससे पहले वो चेयरमैन बन गए थे, लेकिन जब से वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम किन किन से हारी है। आयरलैंड से हम हारे, यूएसए से हम हारे, जिम्बाब्वे से हम हार गए, बांग्लादेश ने हमें हराया, और उसके अलावा हमें अफगानिस्तान ने हराया। हमारी परफॉर्मेंस बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ जा रही है। कौन लोग हैं जो नकवी साहब को मशवरा दे
रहे हैं कि ये कर लें, मेंटोर रख लें, 50-50 लाख रुपए जो लोग ले रहे थे अब वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैठकर टीवी पे टीम को। तो इसका मतलब ये कि इनके मुशीर जो इनको मशवरे देने वाले हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने स्टकअप हैं कि वफाकी वजीर दाखिला है, उनकी दीगर प्रायोरिटीज हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अब बिल्कुल तबाही के दहाने पर चली गई। रैंकिंग आप देख लें, टेस्ट की रैंकिंग, वनडे की रैंकिंग, T20 की रैंकिंग, और सोने पे सुहागा जो मशवरा लोग उन्हें देते हैं चेयरमैन साहब को, वो उस पर अमल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये कि कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है आपके पास। पिछली सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज गैर ईरानिया चीफ सेलेक्टर थे, इस सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर है। कोई अकाउंटेबिलिटी है? किसी से पूछा जाए कि आपने किन लड़कों को सिलेक्ट करके भेजा? माइक हैसन कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है हमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुजम्मिल साहिब अयूब का जो काम था वो तो बैटिंग करना था ना। कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, वो बैटिंग अप करने के बजाय आउट कर रहा है और वो समझता है मैं टीम में हूं। मोहम्मद हारिस को कौन सपोर्ट कर रहा है? कप्तान सलमान अली आगा। सलमान अली आगा जिसने गुज़िश्ता साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में अपना T20 डेब्यू किया, उसको आपने पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। एक इनिंग्स उसने खेली थी 53 रन की अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ? मेरे ख्याल में टीम का कॉम्बिनेशन, टीम का जो हेड कोच जिसको लेकर आए माइक हैसन, वो अपनी कहानियां सुनाता है कि हम इतने मैच जीते, किन टीमों से जीते, उससे कोई सवाल तो करे। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल तबाही के दहाने पर चली जा रही है। अगर आप कंपैरिजन करें, ठीक है भारत जीता, उसकी टीम तगड़ी थी, लेकिन हमारी टीम में क्या है ये भी सोचना पड़ेगा और नकवी साहब को वक्त देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को अगर सही करना है। ये मुशीरों से काम नहीं चलेगा। सारे वहां पर जॉय ट्रिप पे दुबई चले गए। अब आपने आज एक खबर देखी होगी मुजम्मिल के, उन्होंने जो है वो उस्मान वाला साहब को वापस बुला लिया दुबई से कि उन्होंने बर्वक्त खत क्यों नहीं लिखा आईसीसी को। अभी कुछ खबरें आ रही है कि उनको बरतरफ कर दिया है, कुछ कह रहे हैं उनको मुअत्तल किया गया है। तो यहाँ सब जॉय राइड पे जा रहे हैं, क्रिकेट का नहीं हाफिज है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रक्चर के मसाइल हैं। इस पे नुमान साहब ये अगर स्पिन की हम देख लें परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बैट्समैन की, कि वो जो स्पिन को फेस करते हैं, अब कुलदीप यादव की अगर मैं बात कर लूँ, पिछले 5 सालों में तकरीबन ये एक्शन रीप्ले हो रहा है कि वो आते हैं और ना उनकी रिस्ट रीड होती है, बैट्समैन आउट होते जाते हैं। एक दौर में इंजमाम और मोहम्मद यूनुस खान जैसे स्पिन को खेलने वाले मैस्ट्रोस थे हमारे पास। अब हमसे स्पिन भी फेस नहीं होती, जो कि कहा जाता था कि एशियन बैट्समैन जो हैं वो आसानी से डील कर लेते हैं उसको। तो फिर किस डिपार्टमेंट में एक्सेल कर रहे हैं हम? फील्डिंग में कर रहे हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में? देखिए मुजम्मिल, हम कहीं पे भी एक्सेल नहीं कर रहे। पहले तो आप एक रियलिटी बिलीव कर लो कि पाकिस्तान क्रिकेट अब एक एसोसिएट मेंबर लेवल की टीम रह गई है और आपके स्किल सेट है ही नहीं। और जब आपका स्किल सेट नहीं होगा और आपकी डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है कि मॉडर्न क्रिकेट है क्या, मॉडर्न क्रिकेट सारी जो है वो मल्टी जो डायमेंशनल और वो इंटीग्रेशन के साथ आती है, साइंटिफिक इंटीग्रेशन के साथ। आप एक फरारी के साथ मुकाबला कर रहे हो और आप फिएट रह चुके हो, आपके लड़कों की बेसिक स्किल्स ही नहीं है। अच्छा, फिर हम ना एक नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी आपने स्पिन की बात की, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे ज़माने में भी आगे पीछे ऐसी ही होती थी, लेकिन वो होती थी और उसको सीरियसली क्रिकेट बोर्ड लेता था। और आपका लड़का जो है वो एक क्लब से अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन से डिपार्टमेंट खेल के वो गेटवे टू इंटरनेशनल क्रिकेट होता था। और इंटरनेशनल जो बाकी टीम्स थी वो भी स्किल पे खेलती थी और आप भी स्किल पे खेलते थे, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप उनसे जीत जाते थे, हरा देते थे। लेकिन अब वो साइंटिफिक हो गए और आप रेजिस्टेंस टू चेंज हो। आप टॉम स्टोन स्टेडियम्स आपने 18 बिलियन के बना दिए, 8 बिलियन आपने कराची के स्टेडियम पे लगा दिया। अभी 18 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड हैं अगले 3 महीने में, कराची में एक नहीं। तो ये आपकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं। आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें इररेलेवेंट लोग बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने, मिर्जा भाई ने उस्मान वाला का नाम लिया, वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री रखते हैं और हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री करते थे। उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के जो आपको स्केड्यूल दिया पिछले 10 महीने में, आपने वेस्ट इंडीज से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से क्रिकेट खेली है एंड यू एक्सपेक्टेड कि आपकी असेसमेंट हो जाएगी। तो आपकी स्पिन इसलिए खत्म हो गई कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बस एक उस नाम पे खिलाते हो कि आपको आगे से वो आना होता है, आईसीसी की डोनेशंस आनी होती हैं, पैसे होते हैं, तो आप एक टूर्नामेंट करवा देते हो। बट अनफॉर्चुनेटली पिचेस भी नहीं होती, गीली पिचेस होती हैं। नॉर्थ में करा देते थे, स्पिनर्स गायब हो गए। जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से स्पिनर अच्छे गायब हो गए तो कैसे आपके स्पिन के अगेंस्ट खेलेंगे? सो अनफॉर्चुनेटली आपकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। और जब तक अब ये कल सुबह नहीं ठीक हो सकती टीम और ये लड़के मॉडर्न
चैंपियन नहीं बन सकते। सही। अब आपको 3-4 साल टीयर क्रिकेट में साइंटिफिक इंटीग्रेशन करनी होगी और फिर वो बॉलर 4-5 साल के बाद कंपेटिटिव बनेगा। बिल्कुल तरजीहात में शामिल नहीं है फिल वक्त ये। मिर्ज़ा साहब, फाइनल टेक फ्रॉम यू। अब जो टैलेंट की एक बड़ी पुरानी डिबेट होती है, कुछ सीनियर प्लेयर्स कहते हैं टैलेंट है ही नहीं, कुछ कहते हैं कि ये निज़ाम ऐसा है कि ये टैलेंट को सेलेक्ट ही नहीं करता, ये सियासी बेसिस पे फेवरेटिज्म पे सिलेक्शन होती है। आप किसको बाय करते हैं इन दोनों आर्ग्यूमेंट से, और सोल्यूशन क्या है? जो नुमान साहब बात कर रहे हैं कि एसोसिएट नेशन हम बन जाएंगे, ये तो परेशान कौन है? वन स्पोर्टिंग कंट्री है, एक स्पोर्ट से भी हाथ धो बैठे हम, तो पीछे तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। सबसे बुनियादी वजह मुजम्मिल नेपोटिज्म है। अब आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो लोग साबिक टेस्ट क्रिकेटर वाबस्ता है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन सबके साहबजादे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फिर गरीब का बच्चा जो धूप में जाता है अपना बैग लेकर, उसको कौन सेलेक्ट करेगा? सिलेक्शन कमेटी में आपने अलीम डार जो दुनिया के बेहतरीन अंपायर थे उनको आपने सेलेक्टर बना दिया। आपने 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को दे दिए। वो क्या, उन्होंने क्या निकाल के दिया? कौन सा टैलेंट निकाल के दिया है? आपकी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा, पहले भी 9 जून को जब हम भारत से आ रहे थे तो पीसीबी के चेयरमैन ने कहा था कि ऑपरेशन होगा। किधर हुआ ऑपरेशन? हसन अली ने तो कह दिया इक्विपमेंट नहीं, ऑपरेशन कहां से होगा? वही हसन अली पाकिस्तानी टीम में शामिल है। तो मेरे ख्याल में जब तक प्रॉपर तरीके से ग्रास रूट लेवल पर जाकर इन तमाम चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह बर्बाद है। जुनैद जिया साहब जिनका खुद बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जीएम डोमेस्टिक बने हुए। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो डिप्टी कमिश्नर जंग थे, उन्हें लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया गया। जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी रुसवा होती रहेगी। हम और आप और डॉक्टर नुमान इसी तरीके से अपने तबसरे करते रहेंगे, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और 2 खिलाड़ियों को, बाबर को, रिजवान को टीम से निकालना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि सारा निज़ाम और स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बात करें तो इससे जुड़ी खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। मुल्क के मजों के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर स्टेट बैंक के नंबर्स शाया हुए हैं, जिसमें बताया गया कि मौजूदा हुकूमत के पहले 16 महीनों में मुल्की कर्ज़ों में तकरीबन 13,078 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसमें मुकामी कर्ज़े तकरीबन 11,796 अरब रुपए हैं, जबकि बैरूनी कर्ज़ों का हजम 1,282 अरब रुपए है। अब अगर इन नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स जून तक के हैं। अगस्त से जो फ्लड की सूरत हाल पैदा हुई वो अभी तक जारी है, और इससे जुड़े जो नुकसानात हुए, इसके पोस्ट इफेक्ट्स क्या होंगे वो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यकीनन कर्ज़ों की सूरत हाल मज़ीद अबतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की सियासत के बारे में कहा जाता है कि वो बंद गली में दाखिल हो रही है, पार्लिमानी सियासत का बॉयकॉट किया जा रहा है, और कंटिन्यूएशन तसलसल की बात राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। ऐसे में पीटीआई के पास अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नामज़द करने के बाद क्या ऑप्शन बचती है और वे आउट क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। आजकल हम देख रहे हैं कि सीनियर पॉलिटिशियंस हों, इवन रूलिंग जो जमात है उनके जो सियासतदान हैं वो ब्यूरोक्रेसी पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं। साद रफ़ीक साहब ने अभी रिसेंटली जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भारी पेंशन्स लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान, इसके अलावा 24 घंटे की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, 9 गनमैन मिलते हैं उनको, और इसके अलावा पर्क्स जो हैं ब्यूरोक्रेसी इंजॉय करती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा हमारी तो 3 महीने पहले तक 2.5 लाख रुपए तनख्वाह थी, पार्लियामेंट लॉजेस के छोटे से कमरों में हम रहते हैं और बचा कुचा खाते हैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का। तो क्या लगता है आपको कि ये कोई डिसेंट का इजहार है, कोई डिसएग्रीमेंट है, या वाकई रिफॉर्म चाहते हैं ये सब? अच्छा, ये जो सियासतदान कितने मजलूम होते हैं वो तो खैर पाकिस्तान वाले जो हैं वो सरे महल की शक्ल में, अपने वो लंदन के फ्लैट्स की शक्ल में देख चुके हैं कितने मजलूम होते हैं। मेरे ख्याल में एक बेबसी है, क्योंकि उनको पता है इख्तियार इस वक्त उनके पास है नहीं, अवाम के वोट लेकर नहीं आए, वे अवाम में गैर मकबूल हैं, सियासी मुकाबला कर नहीं सक रहे अपने सियासी हरीफ का, जिसने इख्तियार कम दिया हुआ है उससे लड़ नहीं सकते। तो वो गुस्सा जो है मुझे लग रहा है कि उतर रहा है नौकरशाही के ऊपर। और ये भी हो सकता है क्योंकि अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर नौकरशाही के बारे में कोई बड़े अच्छे तासुरात नहीं है, लोग पसंद नहीं करते अमूमी तौर पर। तो अगर आप उनकी तनकीद करेंगे तो शायद उनको लगता है कि इससे कोई फायदा हासिल हो सियासी तौर पर।
अच्छा। और इसके अलावा जो फिल वक्त अब मईशत की भी सूरत हाल है, उसको भी आप क्लोजली ऑब्ज़र्व करते ही हैं। अब जो स्टेट बैंक की तरफ से हुकूमती कर्ज़ों का डाटा बता रहा है कि 16 महीनों के दौरान हमने 13,078 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्ज़ा ले लिया है, इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ये हर हुकूमत को करना पड़ता है, आकर उसी लाइंस में ही पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी कि IMF तक लीड करे, वो इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता? अच्छा, मेरी थोड़ी सी कर्जों की अगर बात कर लेना, थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टूड टॉपिक भी है। दुनिया में कोई मुल्क भी नहीं है जो कर्जे नहीं लेता, या दुनिया में कोई बहुत ही चंद कोई मुल्क होंगे जो नहीं लेते। दुनिया की जो दो सबसे बड़ी मईशतें हैं इस वक्त, एक अमेरिका एक चाइना है, दोनों के पास बेतहाशा कर्जे हैं। यूरोपियन तमाम ममालिक हैं वो तमाम कर्जे लिए हुए हैं। सिर्फ जो पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि कर्जे उस हद तक पहुंच चुके हैं कि जो बैरूनी कर्जे हैं उनकी अदायगी के अंदर जब तक IMF हमारी मदद ना करे तो हम उन कर्जों को वापस करने की सूरत में नहीं होते। और वो जो IMF की अगर आप बात करें तो इसीलिए हमें उनके पास बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी जो बरामदात हैं उनको बढ़ा नहीं सक रहे। आपको एक हैरान कुन मैं नंबर बताऊं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर मैं ले लूं 2013 से 2018 और फिर पिछले 3 साल भी जो है बीच में कुछ महीने के लिए हुकूमत जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की थी, बट वो एक ही माशी पॉलिसी चल रही थी, एक ही ओवरऑल टीम तो एक ही है। इन 8 साल के अरसे के अंदर पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा तो छोड़े $500 मिलियन की कमी हो गई है। मतलब अच्छा। ये जिसको बोलते हैं ना मईशत के ऊपर खर्चे उड़ा देने वाली बात है। तो जब आप बरामदात बढ़ा नहीं सकेंगे तो फिर आप कर्जों पर ही दारोमदार करेंगे ना। और इस साल जो है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान जो है उसमें ज़राअत एक बहुत खास रोल, एक अहम रोल अदा करती है। जो सैलाब आए हैं तो इस साल भी जो है वो बहुत अच्छी हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हमारी बरामदात में जो है कोई इजाफा हो पाए। तो बुनियादी तौर पे जो कर्जों का जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है वो बैरूनी कर्जे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपनी बरामदात बढ़ा नहीं पाते। तो एक वे आउट ये हो सकता है असद साहब, क्योंकि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें जितने भी स्पाइक हैं वो हम देखते हैं कि वो उसी दौर में हैं जब हमें किसी जंग की वजह से या फॉरेन एड की वजह से एक फॉर्म में कैपिटल आता है यहाँ पर, और उससे जो है वो एक टेम्पररी सी ग्रोथ हम देखते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बन नहीं सकी, वो तो भुट्टो साहब की तकरीर भी मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो सुई तक चीन से मंगवाते हैं, हम कुछ कारखाने लगा नहीं पाए यहाँ पे। तो आज तक वही क्राइसिस है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि अब असिस्टेंस जो बाहर से आती थी वो कम हो गई। अब मिनरल्स की फॉर्म में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कुछ रिवाइवल हो सकता है उस चीज़ का, ताकि ये जो प्रेशर है इकॉनमी के ऊपर ये कम हो सके। लेकिन वो तो बहुत अहम है सरमायाकारी, और एक वजह पाकिस्तान की मईशत जो है जो इतनी पीछे रह गई है, और एक बड़ी वजह जो हम अपनी बरामदात को बढ़ा नहीं सके हैं वो है ही यही कि दुनिया की जो बेहतरीन कंपनियां हैं जिनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी होती है, उनमें से कोई भी एक कंपनी पाकिस्तान से बरामदात के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करती ही नहीं है। और अगर हमारे पास ज़खायर बहुत बड़े मौजूद हैं, अगर नहीं मतलब वो तो हमें पता है कि मौजूद हैं, और जिनको हमें आज से 30 साल पहले डेवलप कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर उनकी डेवलपमेंट के लिए बाहर से अच्छी मेयारी कंपनीज जिनके पास टेक्नोलॉजी हो, सिर्फ सरमाए की आपको जरूरत नहीं है, सरमाया आप वैसे भी कर्जे लेके पूरा कर लेंगे सरमायाकारी के लिए। असल बात यह है कि ऐसी कंपनीज हो जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद हो, जो दुनिया की मार्केट्स के अंदर अभी एक मार्केट शेयर रखते हो। अगर ऐसी कंपनियां आती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सरमायाकारी करती हैं, यहाँ के मिनरल्स के ज़खायर को डेवलप करती हैं, ऑयल एंड गैस को डेवलप करती हैं, तो बिल्कुल उससे बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये वो सब चीजें हैं जिनमें सालों लगते हैं मंसूबों को मुकम्मल होने के लिए। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको अगले 6 महीने में या अगले 2 साल या 3 साल के अंदर भी आपको कोई वहां से बेहतरी नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये होगा तो आपको बेहतरी जो है वो 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद नजर आनी शुरू। और ये काम जो है वो पॉलिटिकल विल से होंगे? आपको लगता है कि इतनी जो हुकूमत के अंदर, या कोई भी हुकूमत, आप अपनी हुकूमत जो 2018 में बनी थी उसकी भी अगर बात कर लें, तो तब भी यही सुनने को मिलता था कि जो लोग गैर सियासी हैं, जो इलेक्टेड लोग नहीं हैं, उनका पलड़ा भारी है इलेक्टेड लोगों से। उसमें हफीज़ शेख साहब भी थे, एजाज शाह साहब भी थे, और भी लोग थे। अब भी इस तरह आपकी तनकीद भी यही रहती है करंट गवर्नमेंट पे। तो ये फिर करना किसने है? ये हुकूमत ने करना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करना है? जाहिर करना तो हुकूमत नहीं, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ना, इस वक्त तो हम एक बाकायदा ऐलान शुदा हाइब्रिड मॉडल पे काम करें ना। हुकूमत के वजीर जो हैं
वो बात करते हैं कि हाइब्रिड मॉडल है, और SIFC से उसको एक तंजीमी ढांचा भी दे दिया गया है। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक हाइब्रिड मॉडल में चल रहा है। ये मुख्तलिफ है उससे जो दो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, ऐसा नहीं था। लेकिन चले, अब तो बिल्कुल ही वो जो कहते हैं ना कि ऑफिशियली तौर के ऊपर उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है SIFC की शक्ल में। तो मेरे ख्याल में तो जिम्मेदारी जो है वो SIFC के पास ही बनती है, खास तौर पे इस जिस पहलू की हम बात कर रहे हैं, और वो है गैर मुल्की सरमायाकारी, जिससे पाकिस्तान की मईशत आगे जाएगी। और अगर आपको याद हो कि जब SIFC बनी थी तो सबसे पहला हदफ जो SIFC ने जिसका ऐलान किया था वो $100 अरब की सरमायाकारी थी, गैर मुल्की सरमायाकारी। तो जिम्मेदारी तो वहीं बनती है। ठीक है, चलें तहरीक इंसाफ पे आ जाते हैं। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि एक और मुकदमे में सज़ा सुनाई जा रही है खान साहब को, प्रेडिक्टिव एनालिसिस है उनका ये। अब इस सारे फियास्को से निकलने के लिए अंसार अब्बासी साहब ने भी एक रिपोर्ट लिखी है। वो कहते हैं कि हमने ये देखा कि बहुत से लोग जिस तरह से बयानात देते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर खासे रेडिकल होते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान वो शख्स हैं जो कि कंसेशन लेकर दे सकते थे PTI को, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको इख्तियार मिलने का इंतज़ार है। तो अगर आपके पास इस तरह की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है तो फिर पार्टी किसका इंतज़ार कर रही है? ये बड़ा इसके ऊपर बहस होती रही जी। अमूमी तौर पे तासुर यही है कि मौके आए हैं, लेकिन उनसे फ़ायदा उठाया नहीं जा सका। लेकिन जहाँ तक आप बात करें ना कि जिम्मेदारी की, मेरी अपनी ज़ाती तौर पे मैं ये बात अब कई दफ़ा कह चुका हूँ कि किसी न किसी को बिल्कुल वाज़े इख्तियार देना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, लेकिन सबको पता है कि बैरिस्टर गौहर जो है उनके पास फैसलों का इख्तियार नहीं है। कमेटी जो है अगर वो फैसला साजी करेगी तो इसका मतलब यह है कि किसी के पास इख्तियार नहीं है। कमेटी में मुशावरत जरूर हो सकती है, बट आखिर में किसी न किसी को फैसला करने का इख्तियार देना होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो अलीमा खान हो, वो बैरिस्टर गौहर हो, जिस मर्जी को भी आप ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। लेकिन मेरे लॉयल्टी के भी मसले हैं ना। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरी सेनेट का जो सीट है उसके लिए मुझे PTI के 12 लोग वोट देने को तैयार थे, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। इसका मतलब है हाउस एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। यार वो तो लॉयल्टी का मसला तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहता ही है ना। अगर आपको याद हो तहरीक इंसाफ की 2013 से 18 की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, आपको याद है वहां से कोई 21 या 22 MPs को फारिग किया गया था क्योंकि उनकी पूरी वीडियो बनी हुई थी कि वो पैसे ले रहे थे। इसी तरीके से हफीज शेख के जो सेनेट का इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो है वो वोट जो है वो गायब हो गए। दूसरी साइड्स के साथ भी होता रहा, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होता रहा, ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। तो वो तो एक पाकिस्तान की सियासत का एक अमूमी कल्चर है, बड़ी बदकिस्मती है। मेरी तो तजवीज हमेशा रही है कि ये सेनेट का जो इलेक्शन है जिसके अंदर मंडी बनती लगती है और जमीर बेचे जाते हैं, इसका तरीकेकार बदलना चाहिए। ठीक है। और 10 साल प्लान के जो रूमर्स हैं वो हम हर हुकूमत में सुनते हैं, 2018 के बाद भी सुने थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मरी में फैसला तसलसल का हो चुका है, कंटिन्यूटी होगी, 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, ये हम बाद में सोच लेंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? राणा साहब की ये बड़ापन है उन्होंने कि उन्होंने अपने वजीर आजम को ये फैसले का इख्तियार समझा कि वो उनके पास बाइख्तियार थे ये फैसला करने का। तो ये फैसला तो हुआ है, वो तो सबको पता है, और वजीर आजम की मरी में कुछ कहने या नहीं कहने से नहीं होगा। कितने साल चलेगा, कितने साल मॉडल चलेगा, यार ये फैसले तो अल्लाह ताला करते हैं, ये तो ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना किसी और के हाथ। अब आप हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, आप लोग तो डिस्टेंस पर हैं अभी मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप है उससे। इस सारी सूरत हाल में खान साहब को, अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद करना पड़ गया। कुडंट ही फाइंड अ सिंगल मैन इन द पार्टी हु कुड डू दिस? तो मैं ज़ाती तौर पे इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन 95% तो अपोजिशन की तहरीक इंसाफ है, सबसे बड़ी पार्टी है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो तहरीक इंसाफ के पास होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि इसको सबसे अहम जो है वो तहरीक है जिसके जरिए आपने इमरान खान को बाहर निकालना है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो पोजिशन होती है वो वाहिद एक मुद्दे के लिए नहीं होती। खैर अब तो उन्होंने आसान ही कर दिया, अब असेंबली के अंदर ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं अटेंड करेंगे। तो उससे आप इत्तेफाक करते हैं? वैसे
मैं उस पर आता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का सदर जो है या सरबराह जो है वो महमूद अचकज़ई को बना देना, वो उसमें कोई खराबी नहीं थी, या कोई भी और छोटी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के अलावा उनके लीडर को उसका लीड दे देना, वो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आता। लेकिन कौमी असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन तहरीक इंसाफ के किसी लेकिन किसी को आप इख्तियार दें पीटीआई के अंदर, तो फिर वो उससे मसला ये होता है कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और एक इसकी मिसाल ये दे देता हूँ, रूमर तो था कि ज़ुबैर साहब को भी पीटीआई में शामिल करने के लिए खान साहब तैयार थे, लेकिन करंट लीडरशिप ने कहा कि नहीं, ये नहीं आ सकते। तो ये भी तो इशू है ना एक। अच्छा खैर, ये बहस तलब मसला है कि करंट लीडरशिप के पास क्या इतनी अथॉरिटी है कि वो खान साहब के फैसलों को रद्द कर दें। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसके ऊपर भी एतमाद हो, जो सूरत हाल है, कोई अमूमी सूरत हाल तो नहीं है ना। इमरान खान जेल के अंदर है, हजारों वर्कर्स जो हैं वो जेलों में जा चुके हैं, अभी भी सैकड़ों वर्कर जेल के अंदर हैं, पार्लियामेंटेरियंस को जो है 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं। इस माहौल के अंदर जहां खान साहब आइसोलेटेड हैं, तो एतमाद का तो मसला बिल्कुल होगा, बिल्कुल वो एक कुदरती सी बात है। तो जो लेकिन कोई एक तो होगा ना, मेरे ख्याल में मैं आपको अगर तजवीज करूं, अलीमा खान को ये आप दे दें इख्तियार। तो अलीमा खान के ऊपर बाकी किसी को कोई एतमाद हो या ना हो, किसी को इस बात का शक नहीं हो सकता कि अलीमा खान जो है जो बात कर रही है वो इमरान खान की तर्जुमानी कर रही है। और नेपोटिज्म नहीं है वो जिसके खिलाफ पीटीआई ने 15 साल सियासत की। ये उमूमी हालात नहीं है भाई मेरे। ठीक, आप एक पार्टी को तहस नहस कर दें, जमहूरी अमल को बिल्कुल लपेट के रख दें, असेंबलीज जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार हो जाए, उसके बाद बोले यार ये पार्टी जो है ये बिल्कुल जमहूरी तरीके से क्यों नहीं चल रही। ये अमूमी हालात पार्टी कहती है आपने हमारे पीपल्स पार्टी कहती है आपने 2 वज़राए आज़म असैसिनेट कर दिए, हम भी अमूमी हालात में ऑपरेट नहीं कर रहे। तहरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल अमूमी हालात में ऑपरेट नहीं कर रही थी, इसीलिए वो इस पिछली जो हुकूमत थी पीडीएम की हुकूमत में बैठे थे और सुबह से लेकर शाम तक हुकूमत की बुराई करते थे, क्योंकि उनके पास इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो हुकूमत छोड़ सकें। सो पीपल्स पार्टी वाले क्या क्या कर चुके हैं वो छोड़ दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तजवीज़ के लिए उन्होंने ये कहा कि अलीमा खान साहिबा को ये हाउस एंड ऑर्डर लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहिए लीडरशिप के लिए। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।